आज मैं फिजिक्स स्टार्ट करने के जा रहा हूँ और फिजिक्स में जो भी चीज़ हैं उनको मैं बारी बारी से पढ़ेंगे और बारी बारी से जानेंगे। तो फिजिक्स का जो भी बुक हैं उनके विषय में हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं 11th और 12th में जो भी बुक हैं उनके विषय में बात कर रहे हैं और वो भी एनसीईआरटी का। 11th में 2 वॉल्यूम एनसीईआरटी का है, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकेंड। 12th में भी 2 वॉल्यूम एनसीईआरटी का है, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकेंड। तो मैं वॉल्यूम सेकेंड की बात ना करके वॉल्यूम फर्स्ट की बात करते हैं और वॉल्यूम फर्स्ट की बात इसलिए करते हैं कि हमको वॉल्यूम फर्स्ट को ही पढ़ाना है। तो इनको स्टार्ट करने से पहले मैं फिजिक्स के बारे में जानता क्या है क्या नहीं जानते हैं, उसके विषय में कुछ अपना याद को ताज़ा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग से जानना चाहता हूं कि व्हाट डू मीन बाय टर्म ऑफ फिजिक्स। या तो डिफाइन द टर्म ऑफ फिजिक्स, आइदर द टर्म ऑफ फिजिक्स व्हाट डू मीन। तो कहने का मतलब हो कि फिजिक्स होता क्या है, फिजिक्स को किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, सिंपलेस्ट सेंटेंस, सिंपलेस्ट वर्ड में समझाएंगे। तो मेरे हिसाब से द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। स्टडी हमको करना है नेचर के बारे में और इनके नेचर के बारे में स्टडी करने के बाद इनका जो भी फिनोमेनन होगा, जो भी घटना होगा, वही फिजिक्स कहलाएगा। तो या तो दूसरे में ये कहिए कि फिजिक्स का मतलब है स्टडी नेचर का करना। फिजिक्स का पढ़ने का अर्थ है कि नेचर के बारे में जानना, प्रकृति के बारे में जानना। इसीलिए बोला गया कि फिजिक्स थोड़ा टफ है। या दूसरे में ये कहिए कि दुनिया का यदि सबसे हार्ड विषय माना जाए तो फिजिक्स ही है, क्योंकि इसमें सब विषय इन्वॉल्व है। इसमें से फिजिक्स तो है ही, साथ केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ्स है। तो इसीलिए ये जो विषय है एक काफी क्रिटिकल है। और मेरे प्यारे ऑडियंस जितने भी हैं, मैं आपसे बारंबार और आई टोल्ड अगेन एंड अगेन, मैं आपसे बार बार बोलना चाह रहा हूँ कि आप यदि सिस्टमेटिक ढंग से और बारीकी से यदि पढ़ेंगे तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आपको कहीं पे भी दिक्कत होने के लिए नहीं दूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ और एनसीईआरटी को ही लेकर के आगे बढ़ेंगे। यदि आप सही तरीके से आप स्टडी किए तो मेरा श्योर मानिए कि आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। बस आपसे यही विनम्र निवेदन है कि आप रेगुलर रहिए और नियमित रूप से अपना लेक्चर को अटेंड करते रहिए। तो 11th में वॉल्यूम फर्स्ट में सिलेबस के विषय में कुछ जान लेते हैं। तो वॉल्यूम फर्स्ट में जो भी सिलेबस है उसके विषय में जानते हैं। देखिए, इसमें हमको फिजिकल वर्ड, फर्स्ट चैप्टर में फिजिकल वर्ड है और यही फिजिकल वर्ड में क्या जानना है, क्या पढ़ना है, इसी के विषय में मैं समझा रहा हूँ। तो फिजिकल वर्ड जो बेसिक चीज़ फिजिक्स का है इस चैप्टर में पढ़ेंगे और ये बेसिक चीज़ इस चैप्टर में ही मिलेगा। और जितने भी बेसिक के अलावा भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो इसमें ही मिलेगा। सेकेंड में आते हैं तो यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट है, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी डिस्कवर हो चुका है, जितने भी साइंटिस्ट आए और अपना अपना जो भी फिजिकल क्वांटिटी डिस्कवरी किए हैं और उस फिजिकल क्वांटिटी का डिस्कवरी के विषय में जानना है।
और उनका किस हिसाब से कहाँ पे मेजर होता है उनके विषय में जानना है। और इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। थर्ड में आते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन को पढ़ना इसलिए जरूरी है कि दुनिया का ऐसा कोई भी पार्टिकल यदि उनका मोशन स्ट्रेट में हो तो इस विषय में पढ़ेंगे। और इस विषय में मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अलावा भी पढ़ेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट बात होगा, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा, इसी मोशन इन स्ट्रेट लाइन में मिलेगा। अब चौथा में आते हैं मोशन इन प्लेन। देखिए, मोशन इन प्लेन का अर्थ हुआ कि वो पार्टिकल स्ट्रेट में नहीं हो, पार्टिकल का जो भी मोशन हो वह प्लेन में हो। और प्लेन का मोशन, कोई पार्टिकल का यदि मोशन उसका प्लेन में है तो उसके विषय में स्टडी करना है तो इस चैप्टर को ही पढ़ना पड़ेगा। पांचवा में आते हैं लॉ ऑफ मोशन। यदि पांचवा को मैं स्टडी करना चाहूं तो लॉ ऑफ मोशन का जो भी फैक्ट है तो इनको इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मोशन का क्या लॉ है और भी जो भी साइंटिस्ट आए गए, जो भी अपना लॉ दिए, उसके विषय में इस चैप्टर को पढ़ना पड़ता है। और या तो दूसरे में ये कहें कि यदि लॉ को जानना है तो इस चैप्टर को पढ़ना अनिवार्य है। जितने भी लॉ हैं सिलेबस के अनुसार और इस चैप्टर में हम लोग को लॉ पढ़ना है। और इस चैप्टर को पढ़ना अति आवश्यक इसलिए है कि लॉ के बिना हम लोग का काइनेमेटिक्स अधूरा रह जाएगा। और इसलिए इस विषय को काफी बारीकी से पढ़ना चाहिए। छठा में हम लोग आते हैं। छठा में आने से पहले आप लोग जहां भी कंसंट्रेशन भंग हुआ था पहले के जैसा कंसंट्रेशन अपने में लाइए। और छठा में हम लोग को पढ़ना है वर्क, पावर एंड एनर्जी। मतलब इस चैप्टर में हमको वर्क के बारे में पढ़ना है, पावर के बारे में पढ़ना है और एनर्जी के बारे में पढ़ना है। मतलब यदि पार्टिकल मोशन में है तो उस पार्टिकल का मोशन हो रहा है तो उसका डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यही चीज हमको, यदि डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसका वर्क भी होगा। जहां पे किसी पार्टिकल का यदि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उस पार्टिकल का वर्क होगा ही होगा। तो यदि वर्क होगा तो किस हिसाब से उस पे पावर का कंजप्शन हुआ है, और यदि उस हिसाब से उसका पावर का कंजप्शन हुआ है तो एनर्जी का भी रोल आता है। तो इसलिए इसमें मैं वर्क, पावर, एनर्जी तीनों विषय के बारे में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसलिए इस चैप्टर काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब सेवंथ में आते हैं। सेवंथ में आने से पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि मैं जितना भी सिलेबस बता रहा हूँ सिलेबस के अनुसार ही स्टडी करना है और सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं आएगा और ना तो स्टडी करना है। सेवंथ में आते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड इट्स रोटेशनल मोशन। और इस चैप्टर में जो हम स्टडी करते हैं पार्टिकल, जो भी पार्टिकल का सिस्टम है उस सिस्टम के विषय में, और उनका रोटेशनल मोशन हो रहा है
उसके विषय में। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ाएं, मोशन इन प्लेन लाइन बताएं, और ये जो है रोटेशनल मोशन, ये दोनों से अलग है। तो इसमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल पढ़ना है और रोटेशनल मोशन के विषय में पढ़ना है। 8वां और आखिरी सबसे जो है वह ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन क्या चीज है आप लोग भली बात ही जानते होंगे। दुनिया का ऐसा कोई भी पार्टिकल को यदि ऊपर फेंकते हैं और वो पार्टिकल ऊपर ना जाकर के नीचे गिरता है, तो इससे स्पष्ट होता है कि उस पार्टिकल पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वह ग्रेविटेशन हो रहा है, या हिंदी के दृष्टि से देखा जाए तो इसको गुरुत्वाकर्षण बोला जाता है। तो ऐसा कोई भी पार्टिकल यदि ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है और इस गिरने के फेनोमेनन को यदि बोला जाए कि एक क्यों गिर रहा है, ड्यू टू बताइए, तो इसको बताने में जो टर्म आएगा वह ग्रेविटेशन का ही आएगा। तो ऐसा कोई भी पार्टिकल यदि नीचे गिरता है तो उसका सबसे अहम और सबसे मतलब इम्पोर्टेंट बात है वह ग्रेविटेशन का ही है। अब मैं इस सब सिलेबस से दूर लेके चल रहा हूँ, और दूर लेके जाने का अर्थ है कि ये सिर्फ और सिर्फ 11th का चैप्टर वॉल्यूम 1 का सिलेबस है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये फिजिक्स वॉल्यूम 1 का 11th का सिलेबस है, सारा सिलेबस इसमें नहीं है। तो मैं अब इसको मिटा रहा हूं और फिर आगे आते हैं। इसमें से देखिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन को मैं स्टार्ट करना चाहता हूं, और फिजिकल वर्ड और यूनिट एंड मेजरमेंट को भी मैं बताऊंगा, लेकिन उसको मैं बाद में बताऊंगा। कारण है कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो है थोड़ा सा सिंपलेस्ट है, सिंपल है, और यूनिट एंड मेजरमेंट और फिजिकल वर्ड जो है वो भी सिंपल ही और सिंपलेस्ट ही है। लेकिन इस जगह पे जो भी स्टूडेंट हैं वो मैट्रिक पास करके आए हैं, और मैट्रिक में जो भी मोशन के विषय में जाने हैं तो वो थोड़ा सा इजी होता है, और इसीलिए मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मैं फिजिकल वर्ड, यूनिट एंड मेजरमेंट भी पढ़ाऊँगा, और इस चैप्टर के बाद ही पढ़ाना अच्छा रहेगा, और यही स्टूडेंट का भी मांग है और डिमांड है, और इसलिए मैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के विषय में जानना चाहते हैं। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन के विषय में जानने से पहले हमको रेस्ट और मोशन के विषय में जानकारी होना अनिवार्य है। और सबसे पहले ये भी ध्यान देना आवश्यक है कि मोशन और रेस्ट का क्या संबंध है। तो आई वांट टू नो दैट द रिलेशन बिटवीन मोशन एंड रेस्ट। हम रेस्ट और मोशन के विषय में यदि स्टडी कर रहे हैं तो रेस्ट का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ और मोशन का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, इसी के विषय में मैं स्टडी करना चाहता हूँ। तो देखिए, मैं रेस्ट के और मोशन के विषय में कुछ बातें रख रहा हूँ। यदि ऐसा कोई भी आपसे पूछे कि कोई भी चीज रेस्ट में है या मोशन में है, जिसे मान ले कि चलते हुआ मोटरसाइकिल कोई बोल दे कि आपसे रेस्ट में है या मोशन है, या चलता हुआ फैन रेस्ट में है या मोशन में है, या तो दौड़ता हुआ आदमी रेस्ट में है या मोशन में है, तो आपका क्या जवाब होना चाहिए? तो आप सिंपल अब बोल दीजिएगा कि ऐसा दुनिया का कोई भी पार्टिकल यदि वह मूविंग अवस्था में यदि वह चल रहा है तो वो पार्टिकल मोशन में होगा। लेकिन मेरे और फिजिक्स की दृष्टि से एक गलत है। गलत इसलिए है कि यदि आप मोशन को डिफाइन कर रहे हैं तो मोशन या रेस्ट को डिफाइन कर रहे हैं तो मोशन या रेस्ट को डिफाइन करने के लिए उसमें से एक ऑब्जर्वर होना का अति आवश्यक है। यदि बिना ऑब्जर्वर आप रेस्ट और मोशन को यदि डिफाइन आप करते हैं तो ये सारा सर गलत है। चूंकि आप 11th में हैं और 11th का स्टैंडर्ड काफी अहम होता है, और यदि कोई भी चलता हुआ चीज या बॉडी या पार्टिकल को यदि बोलेगा कि मोशन में है तो ये सही है, लेकिन ये उनके लिए सही है जो 5 में है, 4 में है, 6 में है, 7 में है। लेकिन आप लोग अब 11th में हैं, और 11th में यदि आप इस
बचकाना डेफिनेशन दीजिएगा तो फिर आपका स्टैंडर्ड और 4-5 का स्टैंडर्ड के बीच क्या अंतर रह जाएगा। तो यही मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यदि कोई भी पार्टिकल रेस्ट में है या मोशन में है, ऐसा कोई भी पार्टिकल के विषय में आपको जानकारी है तो बताइए और सही बताइए। तो यदि आपको रेस्ट और मोशन के विषय में यदि कोई आपसे जानना चाहता है तो आप बारीकी से बताएं और सादगी से बताएं। आप लोग बड़ा समय दे करके इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं, तो और मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोग को जो भी समय है जाया ना जाए और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म पे इस पे बात रख दूँ। तो रेस्ट और मोशन को डिफाइन करना है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि कोई भी चीज़ मोशन में है या रेस्ट में, तो उनसे आप ये जरूर पूछिएगा कि ऑब्जर्वर बताइए। जब तक ऑब्जर्वर वो पार्टिकल वो आदमी नहीं बताएगा तब तक आप मोशन और रेस्ट के विषय में नहीं बताइएगा, क्योंकि यदि आप बताते हैं तो आप बेवकूफ़ टाइप का स्टूडेंट और उतना क्रिमिनली स्टूडेंट नहीं बन पाइएगा। और यदि आप ऑब्जर्वर के विषय में पूछते हैं तो वो पूछने वाला का अपना जो भी व्यू है ये तो जरूर सोचेगा कि ये लड़का इस स्टूडेंट में कुछ तो दम है। तो इसीलिए मैं आपसे एक बार फिर विनम्र निवेदन करता हूं कि यदि रेस्ट और मोशन के विषय में कोई भी पूछे तो उससे ऑब्जर्वर के विषय में जरूर पूछिए। देखिए, अब आई वांट टू नो दैट डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। मोशन और रेस्ट में क्या अंतर है? अंतर अपने आप डिस्टिंग्विश हो जाएगा। और डिस्टिंग्विश करने से पहले मैं रेस्ट के विषय में जानना चाहता हूँ। When any particle at rest, its position does not change with respect to observer in time is called rest। मतलब कहने का अर्थ हुआ, ऐसा दुनिया का कोई भी पार्टिकल यदि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में उसका प्लेस फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, फ्लक्चुएट का अर्थ हुआ नहीं बदल रहा है, यदि उसका सिचुएशन, उसका स्थान, उसका प्लेस फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है तो ऐसी अवस्था में वो पार्टिकल होगा तो रेस्ट में ही होगा। एक बार फिर, दुनिया का ऐसा कोई भी पार्टिकल यदि उसका स्थान, उसका सिचुएशन, उसका प्लेस, जगह, समय के साथ ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में नहीं बदल रहा है तो वो पार्टिकल रेस्ट में होगा। यदि बोला जाए कि चलता हुआ फैन रेस्ट में है या मोशन में है और ऑब्जर्वर बोल दे कि कोई नीचे बैठा हुआ बालक है तो उस बालक के रिस्पेक्ट में फैन रेस्ट में है या मोशन में है, तो ये फैन का जो डायना होगा वो मोशन में हो जाएगा, लेकिन फैन जिस पे अटकी हुई है और जो डंडा है वो डंडा रेस्ट में होगा। कारण कि डंडा और बालक के बीच का जो भी दूरी है वो बदल नहीं रहा है, फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, लेकिन डायना जो है चारों बगल राउंड कर रहा है, घूम रहा है, मूव कर रहा है, इसलिए डायना तो मोशन में हो जाएगा, लेकिन उसका जो रड होगा जिस पे टंगा हुआ है वो रेस्ट में होगा। कारण है कि रड जिस पे टंगा हुआ है उसका स्थान पहले भी वही था और बाद में भी वही है, लेकिन उसका डायना जो है पहले कहीं था और अब कहीं पे है। इसलिए यदि रेस्ट को डिफाइन करना है तो रेस्ट को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले ये जानना अनिवार्य है कि उसका ऑब्जर्वर जो भी हो उसके रिस्पेक्ट में उसका स्थान फ्लक्चुएट कर रहा है टाइम के साथ तो मोशन में होगा, और फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है तो वह रेस्ट में होगा। अब रेस्ट के विषय में हम जान गए। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे एक मोटरसाइकिल ए है और दूसरा मोटरसाइकिल बी है। अब मान लीजिए कि 65 किलोमीटर पर आवर से ये भी चल रहा है और 65 किलोमीटर पर आवर से ये भी चल रहा है। तो यदि मैं बोलूं कि मोटरसाइकिल ए और मोटरसाइकिल ए के रिस्पेक्ट में मोटरसाइकिल भी रेस्ट में है या मोशन में है, तो हमारा जवाब होगा रेस्ट में है। कारण है कि ये भी 65 किलोमीटर पर आवर से इसका स्पीड है, ये भी 65 किलोमीटर पर आवर से स्पीड निकालते हैं। तो यदि इन दोनों का स्पीड सेम है तो पार्टिकुलर समय के बाद पार्टिकुलर
स्थान पे दोनों एक साथ ही होगा। यानी दूसरे में ये बोला जाए कि यदि 1 घंटा के बाद जहाँ पे मोटरसाइकिल भी जाएगा वहीं पे मोटरसाइकिल में भी रहेगा। कारण है कि दोनों का स्पीड सेम है। तो ऐसा एक सिंपल और सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन हुआ, और इस डेफिनेशन को समझने के बाद आपको रेस्ट में कहीं पे भी कोई आपत्ति नहीं रहेगा, किसी को भी आप बता सकते हैं। अब हम मोशन के विषय में जानना चाहते हैं। मोशन के विषय में जानने से पहले मैं रेस्ट का डेफिनेशन लिख देता हूं। रेस्ट, when any particle at rest its position does not change with respect to observer in time is called रेस्ट। एकदम एक डेफिनेशन से क्लियर है कि वेन एनी पार्टिकल एट रेस्ट इट्स पोजिशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन टाइम इज कॉल्ड रेस्ट। मतलब ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ उस पार्टिकल का प्लेस फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, बदल नहीं रहा है, तो वह पार्टिकल रेस्ट में होगा। अब आगे आते हैं, मैं मोशन के विषय में बात करते हैं। तो मोशन का सिंपल रिवर्स हो जाएगा। तो व्हेन एनी पार्टिकल इन मोशन इट्स पोजीशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन टाइम इज कॉल्ड मोशन। मतलब इस जगह पे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में उसका स्थान फ्लक्चुएट नहीं कर रहा था, लेकिन इस जगह पे फ्लक्चुएट करेगा, तो ऐसे में बोलेंगे कि ये पार्टिकल मोशन में है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ी बात इसमें ऑब्जर्वर का रोल है। ऑब्जर्वर का ही सारा खेला है, रिस्पेक्ट का ही सारा खेला है। जहां ऑब्जर्वर नहीं वहां रेस्ट और मोशन नहीं। इसलिए आइदर हमको मोशन को डिफाइन करना हो और हमको रेस्ट को डिफाइन करना हो, तो दोनों ही सिचुएशन में, दोनों ही स्थिति में हमको ऑब्जर्वर का होना अनिवार्य है। तो मैं अब डेफिनेशन मोशन का लिख देता हूं। मोशन when any particle in motion its position change या तो फ्लक्चुएट चेंज विथ respect to observer in time is called motion। तो सबसे पहले मेरा ये डेफिनेशन है, और डेफिनेशन ही काफी नहीं है। डेफिनेशन काफी इसलिए नहीं है, जब आप समझ गए तो डेफिनेशन मेरा कारगर हो गया, और जब आप नहीं समझे हैं जो भी डेफिनेशन लिखे हैं वो बेकार हो गया। तो आज मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ, और इसलिए मैं इसी जगह पे इस लेक्चर को समाप्त करने के लिए जा रहा हूँ। विश यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। और
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अगले लेक्चर में इसी हिसाब से आप लोग अटेंड कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।